हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम जानेंगे हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में जानेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की भी एक बूंद या रेत या एक कण, ये सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्ययन में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते, परंतु अन्य विचारधाराओं का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि सतत है या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप 1.1। एक 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दीजिए। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, जल नमक मिलाएं, जल हिलाए गए नमक और जल नमक। जब हम जल में नमक घोलते तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? क्रियाकलाप 1.2। पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल को निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब रंगीन है? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, 100 ml जल में हमने क्या मिलाया था यहाँ पर। अब देखो रंग, इसका कलर कैसा है। अनुमान लगाए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी रंगीन नजर आता है। जैसा कि हमने देखा, हमने यहाँ पर इसमें क्या पोटेशियम पर मैग्नेट को मिलाया था। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह 2 ml डेटोल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों में अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम पर मैग्नेट के कण समान रूप से पानी में विपरीत हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों को समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते। क्रियाकलाप 1.3। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षणों को नोट करें। क्रियाकलाप 1.4। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से
बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दे। अपने प्रेक्षणों को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितना दिन या कितने घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप 1.5 एक गिलास गर्म पानी और दूसरा ठंडा पानी में से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दे। हिलाए नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इसमें ठोस और द्रव्य के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप में ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 इस खेल को मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह इद मिशनी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले, जैसा कि हम यहाँ पर इनको देख सकते हैं चित्र में। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगलियों के सहारे छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से जकड़ रखा था? क्रियाकलाप 1.7 एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? क्रियाकलाप 1.8 एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखते हैं हम 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए। ये 3 प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। पहला ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थों के 3 अवस्थाओं के कारण के गुणों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ठोस अवस्था। क्रियाकलाप 1.9 निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें। पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखांकित चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। वहाँ बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? यह खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है। क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेता है। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही है क्योंकि वहाँ बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा, नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। द्रव अवस्था। क्रियाकलाप 1.10
10 निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और पेयजल। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक कर डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में हमें इन्हें रखा जाए तो ये उसी आकार ले लेते हैं। द्रव में भाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। गैसीय अवस्था। आपने अब कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उसे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 1.11 100 ml की 3 सीरीज ले और उनके सिरों को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सीरीजों के पिस्टन को हटा दें। पहली सीरीज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सीरीज में लगाएं। सीरीज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए आप थोड़ी सी वेसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सीरीज में डालकर संपीड़न करने की कोशिश करें। ये पिस्टन है, यहाँ पर गैस और ये रबड़ का कॉर्क लगा हुआ है। आपने क्या देखा? किसी स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधनों के रूप में संपीड़न प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये जो गंध के कण हैं दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस द्रव्य के विसरण से करें। कणों की तेज गति, अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों और अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है हमको? ठोस, यहाँ पर द्रव्य और यहाँ पर गैस। ABC पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उसकी तुलना की जा सकती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमितता होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। हम यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट में कमेंट करना। क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव्य जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम इन्हें प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्रियाकलाप 1.12 एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें और चित्र में अनुसार प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस पर लटका दें कि थर्मामीटर बर्फ पर को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़
डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे रहें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षणों को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। बर्नर, बर्फ, बीकर, कांच की छड़ और थर्मामीटर, और ये लोहे का स्टैंड। अब यहाँ पर बी वाले में देखो, बर्नर, जल, बीकर, कांच की छड़, थर्मामीटर, लोहे का स्टैंड। बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया, जल से जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। तो हम देखते हैं न्यूनतम ताप। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक होता है। जैसे जो ठोस होता है वो पिघलकर द्रव में बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं बर्फ जब जल में परिवर्तित हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, उसका गलनांक होता है, एक तरीके से उसका बदलना। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 के है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने की प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थों की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए उसमें ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। या गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 के जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 के 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100, ये क्या हो जाता है हमारा 373 के। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जिसे हमने संगलन प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया था। 373 के 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था हम यहाँ पर देख सकते हैं। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प ठोस में बदल जाते हैं। क्रियाकलाप 1.13 थोड़ा सा कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड ले और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दे। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दे। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक छोटा सा टुकड़ा रख दे और दर्शाया गया है जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। रुई का टुकड़ा उल्टा रखा हुआ कीप, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, चीनी मिट्टी की प्याली या बर्नम, वाष्प अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। अब धीरे धीरे में गर्म करें और ध्यान से देखें। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे
ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होता है? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है? जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों का समीप लाया जा सकता है। जितना दाब बढ़ेगा उतना क्या होता है, कण पास पास आ जाते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान घटने में से गैस द्रव में बदल जाती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण, द्रव्य, ठोस और गैस, संगलन, जमना और यहाँ पर उर्वाधन और यहाँ से निक्षेपण, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव्य वाष्प अवस्था में बदला जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव्य, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसे समझते। क्रियाकलाप 1.14। एक परख नली में 5 ml जल ले और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दे। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इस क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे कि वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। अब आप एसीटोन या नाखूनों को पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कारण आपकी हथेली आपके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते और वाष्पीकरण हो जाते जिससे आपकी हथेली को शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट (बीईसी) कहा गया। सन 2001 में अमेरिका की एरिक ए. कॉर्नेल, उल्फ गैंग कैटरले और कार्ल ई. वेमैन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। सामान्य वस्तु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार हो जाता है। पर लोगों करके आप पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की और अधिक जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे एस.एन. बोस, इनका जो यहाँ पर इनका जन्म 1894 से लेकर इनकी 1974 तक इनका रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से लेकर के 1955 तक। अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते। वाष्पीकरण से प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीली जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव की अवस्था बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखते हैं हमने इसमें क्या सीखा। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव्य के कणों में इन दोनों में मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों के लिए अधिकतम किंतु द्रव के लिए मध्यवर्ती होती है। ठोसों के लिए उनके कणों की अवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रव में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसल व संकलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव्य अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते और द्रव्य को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है; तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। संकलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम को ठोस वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला हमें दिया गया है कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। राशि, मात्रक और प्रतीक। जैसे कि तापमान। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन और इसका प्रतीक होता है के। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसका प्रतीक होता है एम। संहति किलोग्राम और इसका जो प्रतीक होता है वो केजी। भार क्या होता है? मात्रक न्यूटन और प्रतीक होता है एन। आयतन, इसका मात्रक होता है घन मीटर और प्रतीक होता है एम क्यूब।
घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, और जिसका प्रतीक होता है किलोग्राम m⁻3। दाब यानी पास्कल, तो पास्कल का प्रतीक क्या होता है Pa। तो आपको ये याद रखना चाहिए। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।